नमस्कार। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका की तरफ से रूस यूक्रेन लड़ाई को लेके शांति की बात चल रही है, या वहाँ से रोज के रोज ही शांति के प्रस्ताव आ रहे हैं कि कैसे वो शांति, ये युद्ध खत्म होके शांति वहाँ स्थापित की जा सकती है। अब ये प्लान सक्सेसफुल कितने होते हैं ये तो भविष्य में बताएंगे। और जो पुराना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी भी यूक्रेन को हथियार दे करके लड़ाई जारी रखने पर चाहता है, लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि लड़ाई ख़त्म की जाए। तो एक सवाल बनता है कि अचानक से क्या हो गया कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, या अचानक से जो पूरा जो नेटो कंट्रीज़ है वो अचानक से शांति पे कैसे आ गई। कई कंट्री शांति पे नहीं है, लेकिन अचानक से जो डिस्कोर्स है, जो बातचीत का रवैया है, वो लड़ाई से शांति पे कैसे आ गया। इसके पीछे मेरे हिसाब से 5 रीज़न हैं। सबसे पहला है डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि दुनिया के बहुत सारे देश सोच रहे हैं कि कैसे जो यूएस डॉलर है, उसमें जो ट्रेड होता है, जो कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है यूरो के साथ, उसमें व्यापार कम किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगा के उनकी सारी जो यूएस बैंक के जो भी उनके जो जमा पूंजी थी उसको एक तरह से कॉन्फिस्टिकेट कर लिया, फ्रोजन कर दिया। तो दुनिया के कई देशों को लगता है कि कल को अगर अमेरिका की उनसे नहीं बनती है तो अमेरिका वाले उनका पैसा भी हड़प सकते हैं या सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो उससे इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो डी डॉलराइजेशन का आइडिया अचानक से आया है, और रूस और चीन इसको लेके बहुत ही गंभीर है, और दुनिया के कई देश इस पर सोच भी रहे हैं। तो अगर लड़ाई लंबी छिड़ती है, रूस की लड़ाई लंबी छिड़ती है और चीन के साथ भी अमेरिका की जो दुश्मनी बढ़ती है, तो दुनिया के बहुत देशों के पास अब एक ऑप्शंस आ गया है कि उनको डॉलर में ही ट्रेड करने की मजबूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका वाले इससे बहुत ही डर गए हैं कि भाई उनकी जो पूरी डोमिनेंस है, उनका जो तरीका था कि दुनिया भर में सैंक्शंस लगा के किसी भी कंट्री के खिलाफ, वो पावर उनकी चली जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो, रूस से संबंध अच्छे स्थापित हो, ताकि जो एक नैरेटिव फॉर्म हो गया है कि भाई रूस के खिलाफ हमने किया तो दुनिया के खिलाफ भी हो सकता है, उसको खत्म किया जा सके। दूसरा जो है वो है मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही है, मल्टीपोलैरिटी, सोवरेनिटी और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अब आपको मालूम है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 देश थे जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है। और ये जो पूरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन बना था, वो विश्व युद्ध के बाद बना था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो उस समय के जो विनर्स थे, विजेता, उन्होंने बना लिया। लेकिन आज जो है सिचुएशन बहुत बदली हुई है, और जो भी देश हैं, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्की है, जो कि उभरती महाशक्ति हैं, वो चाहते हैं कि अब दुनिया में जो भी घटनाएँ होती है, उसमें हमारे भी सुनवाई हो, हमें भी सुना जाए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई निर्णय लेती है, तो हमें भी उसमें बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि हम 1.5 अरब का देश है, दुनिया के हर छठा आदमी भारतीय है आज की डेट में, तो हमारा भी एक वॉइस होनी चाहिए दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें। तो एक मल्टीपोलैरिटी होगी कि भाई जो डोमिनेंट पावर थी यूएस, या 2 पावर थी कोल्ड वॉर के टाइम, लेकिन आज बहुत सारी पावर्स है। तो एक मल्टीपोलैरिटी फॉर्मेट दुनिया में बनता जा रहा है, और अगर जो ये लड़ाइयाँ चलती रही, अमेरिका का जो डोमिनेंट रवैया चलता रहा, तो ये मल्टीपोलैरिटी जो है, इसको बहुत पुश मिलेगा आगे जाके। चीन और रूस जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज इसको सपोर्ट करेंगे, और जो वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज उनकी बात हो रही है, वो और जल्दी चेंज हो सकता है। जो वेस्टर्न डोमिनेंस है वो शायद घट जाए, और जो बाकी कंट्रीज उनकी डोमिनेंस बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल से इससे भी जो वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को डर लग रहा है कि उनकी जो डोमिनेंस थी वो घट जाएगी, तो लड़ाई ख़त्म की जाए, ताकि जो ये नैरेटिव है उसको किसी तरह से घटाया जाए। तीसरा जो है वो है राइज ऑफ ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज जो आज हैं, वो दुनिया की 40% आबादी उनमें रहती है, 23% दुनिया के जीडीपी है, और जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ऑयल, क्रूड, गैस, गोल्ड, डायमंड, काफ़ी सारी जो ये ज़रूरत की जो ये होते हैं मेटल, ये इन कंट्रीज़ में है। और जो दूसरे कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें भी काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो ब्रिक्स ब्लॉक है वो पावरफुल ब्लॉक बनता जा रहा है। हालाँकि अभी भी ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि इसका पर्पस है क्या? लेकिन एक तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो उन्होंने डोमिनेंस रखी हुई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स का राइज़ हुआ। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना डोमिनेंस बना के रखने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ब्रिक्स की पावर और बढ़ती जाएगी, और
एंड में जो वेस्टर्न डोमिनेंस है वो घट ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से या नेटो की तरफ से या यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम जो है समझौता कर लेते हैं अभी बराबरी का, ताकि ये जो डोमिनेंस, ये जो ब्रिक्स का राइज हो रहा है अगेंस्ट वेस्ट, उसको रोका जा सके। चौथा जो रीज़न है वो है चाइना का राइज। आज की डेट में चीन ही ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है और टक्कर दे भी रहा है। कई सारे स्फेयर में चाइना जो है अमेरिका से बहुत ही आगे निकल चुका है और कुछ है कि जो एरियाज जहाँ पे चाइना आगे नहीं है वहाँ पे आगे निकल सकता है। तो यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारा डोमिनेंस घट रहा है, तो हम जो रूस के लड़ाई कर रहे हैं या नेटो के थ्रू हम रूस से लड़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन के थ्रू जो भी प्रॉक्सी वॉर चल रही है, उसमें हम अपना टाइम ना खराब करके चाइना को काउंटर करने पे ध्यान दें। तो एक तरीका है कि वो यूक्रेन को मदद बंद करके रूस से समझौता करना चाहेंगे, रूस समझौता करके, ताकि चीन पर फोकस किया सके चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये चाइना फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व। जो पांचवा फैक्टर है, जो कि मुझे भी ठीक से समझ आया नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ फिलोसोफर्स, इट्स अ रिवाइवल ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो पिछले 400-500 सालों जो जो डोमिनेंस थी वो थी मॉडर्न स्टेट्स की, इंडस्ट्रियल एज के बाद, या फिर जो कॉलोनिज्म के एक्सप्लोरेशन एज थी, उसके बाद कॉलोनाइजेशन आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल वॉरफेयर आया, इंडस्ट्रियल एज आई। अब जो है पुरानी सभ्यताएं, भारत, चीन, ईरान, रूस, तुर्की, ये जो है अपना जो है प्रभुत्व दोबारा स्थापित करना चाह रही है। जैसे कि पहले था 2000 साल पहले जो सभ्यताएं थी काफ़ी पावरफुल थी, तो वापस से ग्लोबल लेवल पे उनका जो प्रभुत्व दोबारा स्थापित होता दिख रहा है। तो जो मॉडर्न स्टेट फॉर्म हुए थे उनकी पावर घट रही है। तो एक एक फ्रिक्शन जिसे बोल सकते हैं, एक टसल चल रही है। और मेरे हिसाब से इससे पहले कि ये सिविलाइजेशन स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाए, अमेरिका वाले चाहते हैं कि क्यों ना इनसे समझौता करके बातचीत की जाए और एक बैलेंस, कुछ बैलेंस रखा जाए ताकि हमारी डोमिनेंस बढ़ी रहे। ये मेरा मानना है, हो सकता है ये गलत हो, सही हो, लेकिन ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। अब सवाल बनता है कि भारत का क्या रोल होगा इसके अंदर। देखिए, जब पहली कोल्ड वॉर हुई थी 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, तब हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन नहीं थे। तो उस समय की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब हम किसी के साथ भी अलाइंड नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। तो लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो सही भी है कि भाई हम सबके साथ बातचीत करेंगे, हमें उसके साथ फ़ायदा दिख रहा है हमारी जनता के लिए, हम उससे ही बात कर देंगे। हमें रूस से तेल खरीदना है, भले ही अमेरिका वाले हमसे नाराज़ हो, हम खरीदेंगे। हमें उससे करना है बातचीत, हम करेंगे। हम सबसे बातचीत करेंगे और सबसे अग्री भी करेंगे और डिसअग्री भी करेंगे। जहाँ इंटरेस्ट हमारा मैच होता है वहाँ हम एग्री हैं, जहाँ मैच नहीं होता हम डिसअग्री हैं। तो हम पूरी तरह से मल्टीपोलैरिटी के फेवर में हैं। हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, हम क्वाड के मेंबर भी हैं, हम एससीओ के मेंबर भी हैं और हम इधर के मेंबर भी हैं। तो हम सब जगह हैं और हम एक बहुत बड़ा देश है, मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश हो चुका है। तो हम एक ब्लॉक के मेंबर नहीं रह सकते। हम यूँ नहीं कि हम इसके साथ रह के उसके अगेंस्ट जाएँ या उसके साथ रह के इसके अगेंस्ट जाएँ, हम सबके साथ हैं। तो अब ये भविष्य में ट्रेड वॉर टाइप जो यूएस चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो रूस यूक्रेन वॉर में यूएस का रोल है वो कैसा होता है वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, इससे अमेरिकन गवर्नमेंट या बहुत सारे जो अमेरिकन पॉलिटिशियन डर गए हैं कि भाई ये हमारी डोमिनेंस को खतरा है। तो अब शांति की बातचीत हो रही है ताकि डोमिनेंस जो उनकी किसी न किसी तरह से बनी रहे कुछ और टाइम तक या लंबे समय तक। ये चीज़ भविष्य बताएगा।